नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश चौधरी हिंदी काव्य धारा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन 21 जुलाई 2025 का सेशन लेकर चल रहे हैं, जिसमें देश प्रदेश व दुनिया की 24 घंटे की सबसे बड़ी बातें उनके बारे में पता करेंगे। सर्वप्रथम राजस्थान से संबंधित जो करंट अफेयर्स है या संबंधित समाचार है उसके बारे में। श्री गंगानगर को राजस्थान सरकार ने ई गवर्नेंस मॉडल जिला घोषित किया। आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान सरकार ने श्री गंगानगर जिले को ई गवर्नेंस मॉडल जिला घोषित किया है। ई गवर्नेंस में क्या होता है कि शासन प्रशासन की जितनी भी जो योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो सभी डिजिटल माध्यम से होती है। यानी ई गवर्नेंस मॉडल ज़िले में सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान सरकार ने किस ज़िले को है ई गवर्नेंस मॉडल ज़िला घोषित किया है, तो श्री गंगानगर जिला। बीकानेर में मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कौन से ज़िले में हुई है? बीकानेर ज़िले में। मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीकानेर ज़िले में सूखा प्रतिरोधी फसलों पर शोध के लिए। जो आप जानते हो कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो सूखा संभाव्य क्षेत्र है, तो वहाँ पर सूखे से प्रतिरोधी जो फसलें हैं, सूखे से निपटने वाली, उन फसलों पर शोध के लिए बीकानेर में मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो ई गवर्नेंस मॉडल जिला गंगानगर और मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीकानेर जिले में। राज्य सरकार ने कॉलेज छात्रों के लिए राजस्थान फ्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना की? राजस्थान फ्री इंटर्नशिप योजना। ये कॉलेज एजुकेशन में शुरू हुई है कॉलेज छात्रों के लिए, और ये राज्य सरकार ने शुरू किया। यानी किस राज्य ने शुरू किया? राजस्थान राज्य ने फ्री इंटर्नशिप योजना नाम से एक योजना की शुरुआत की है, जो कॉलेज छात्रों के व्यवसायीकरण के लिए ये की गई है। जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन, जिसका उद्घाटन कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया। तो सबसे पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। ये तो आपको पता ही है, जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है उसका आयोजन हमेशा जयपुर में ही होता है, जिसका उद्घाटन कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया। कैलाश सत्यार्थी कौन है? कैलाश सत्यार्थी ये भारत के एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखने वाले हैं। इनको भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2014 यानी 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनके साथ में पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई है, उनको भी संयुक्त रूप से मिलने वाला ये शांति का नोबेल पुरस्कार था। 10 अक्टूबर 2014 को जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। बच्चों और युवाओं के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कैलाश सत्यार्थी द्वारा, फ्री इंटर्नशिप योजना ये भी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब बात करते हैं भारत स्तर के करंट अफेयर्स की। भारत ने जर्मनी के साथ ग्रीन एनर्जी सहयोग समझौता किया। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता किया है? जर्मनी के साथ ग्रीन एनर्जी हरित ऊर्जा सहयोग समझौता किया है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो टारगेट वर्ष कौन सा है? 2030 है। 2030 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उस नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ ग्रीन एनर्जी सहयोग समझौता
किया है। आज अपन ग्रीन एनर्जी के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा सेशन जो डेली करंट अफेयर्स है उनके साथ साथ एक वर्ड ऑफ द टुडे भी रहता है। तो उस वर्ड ऑफ टुडे में आज अपन ग्रीन एनर्जी का ही अध्ययन करेंगे। तो भारत ने जर्मनी के साथ जो ग्रीन एनर्जी सहयोग समझौता किया है उसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट शुरू। भारत का पहला है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो गुजरात में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनमें जो आईसी चिप बनाई जाती है उनसे रिलेटेड है, जो सिलिकॉन से। इसमें क्या होता है कि जो भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है वो गुजरात में शुरू हुआ है। इससे भारत की जो आत्मनिर्भर चिप निर्माण नीति है उसमें यह मील का पत्थर साबित होगा, और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और मेक इन इंडिया के क्षेत्र में एक प्रगति का सूचक भी है कि भाई भारत में पहला, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ पहली होती है तो वो किसी क्षेत्र में अपन नई शुरुआत मान सकते हैं या हमारी जो प्रगति का जो सूचक हो सकती है। तो चिप निर्माण की जो नीति है उसमें आत्मनिर्भर होना, स्वदेशी, तो भारत की जो पहली है वो गुजरात से शुरू हो रही है, जिसमें इसका प्लांट लगा है, पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। तो यह मेक इन इंडिया के क्षेत्र में और विज्ञान जो प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें ये क्या है, प्रगति का सूचक है। सुमित नागल ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। किसने? सुमित नागल ने कौन सा खिताब जीता है? विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब। अब देखो ये किस खेल से संबंधित है? यह है टेनिस से, टेनिस खेल से रिलेटेड है। ये सुमित नागल भारत के टेनिस स्टार हैं। ये मूल रूप से जैतपुर हरियाणा के हैं और हाल ही में नई दिल्ली के वासी हैं। सुमित नागल अभी वर्तमान में इंडिया में नंबर 1 खिलाड़ी है टेनिस के। इन्होंने जो पुरुष एकल खिताब जीता है, अब देखो इसमें पुरुष एकल, महिला एकल और युगल खिताब, कई तरह की जो स्पर्धाएं होती है उनमें जो पुरुष एकल है वो जीता है। और विंबलडन 2025 ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। अभी विश्व के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4। उन चारों में ये विंबलडन शामिल है। जैसे फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, ऐसे ही विंबलडन टेनिस है। विंबलडन क्या होता है? ये इंग्लैंड का जो लंदन है उस लंदन का एक शहर है जो पहाड़ी पर बसा हुआ है, और इसमें जो घास का कोर्ट होता है उस घास के कोर्ट पर है वो टेनिस खेली जाती है। तो ये किसी एक शहर का नाम है, लंदन के शहर का नाम, इंग्लैंड के शहर का नाम, तो उसके आधार पर है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, यूएस ओपन अमेरिका से रिलेटेड है, और फ्रेंच ओपन फ्रांस से रिलेटेड है। ऐसे ही ये विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम है वो इंग्लैंड से रिलेटेड है। तो इसका जो खिताब है वो सुमित नागल ने जीता है, पुरुष एकल खिताब। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है खेल के क्षेत्र में। नई दिल्ली में G20 शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित। कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। भारत के अन्य देशों से रिलेटेड या जो वैश्विक के जो सम्मेलन होते हैं वो अधिकतर नई दिल्ली के भारत मंडपम में होते हैं। कहाँ होते हैं? नई दिल्ली के भारत मंडपम में होते हैं। तो यह भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसका जो मुख्य लक्ष्य है वो डिजिटल शिक्षा और समावेशी शिक्षा पर चर्चा करना था। ये शिक्षा शिखर सम्मेलन है, यानी शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें डिजिटल एजुकेशन और समावेशी शिक्षा उससे रिलेटेड चर्चा की गई। एक होता है G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन।
जो अभी आगे नवंबर 2025 में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा, और यह जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ आयोजित होगा। G20 में G20 ग्रुप 20 यानी 20 देशों का समूह है। उन 20 देशों में 19 तो देश हैं, जिसमें अपना इंडिया भी शामिल है, प्लस इसमें यूरोपीय संघ शामिल है, यूरोपीय यूनियन EU शामिल है। यानी यूरोपीय संघ में यूरोप के कई देश, छोटे मोटे कई देश इसमें शामिल होते हैं। तो यूरोपीय संघ प्लस 19 देश, इनको मिलाकर G20 जो ग्रुप है वो बना हुआ है। तो इनके नेताओं का जो शिखर सम्मेलन होता है वो हर बार अलग अलग देशों में आयोजित होता है। तो जो 2025 का जो सम्मेलन होगा वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका इसकी जो अध्यक्षता करेगा। लेकिन ये हम जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो नए की शिखर सम्मेलन है, ये शिक्षा शिखर सम्मेलन है G20 का, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, आज से होगी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत। आज 21 जुलाई 2025 से, आज का मतलब 21 जुलाई 2025 से आज हमारी जो भारतीय संसद है उसमें मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ये 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 21 जुलाई से 21 अगस्त कुल 32 दिन का होगा। कितने दिन का होगा मानसून सत्र? 32 दिन का। और इन 32 दिनों में 18 बैठकें होंगी। 32 दिनों में 18 बैठकें होंगी और मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। 15 से ज़्यादा बिल होंगे पेश। केंद्र सरकार 8 नए बिल पेश करेगी और 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। यानी इस मानसून सत्र में लगभग 15 से ज़्यादा बिल पेश होंगे लोकसभा में, जिसमें 8 नए बिल है जो केंद्र सरकार नए बिल पेश करेगी और 7 है वो लंबित बिल है, उन्हीं पर चर्चा होगी। जैसे पीछे का इनकम टैक्स का बिल है, और जैसे 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड बिलों पर चर्चा होगी और नए बिल भी पेश होंगे। इसमें क्या होता है कि मानसून सत्र की अपन बात कर रहे हैं। आप जानते हो कि संसद में जो 3 सत्र चलते हैं, कितने सत्र चलते हैं? 3 सत्र चलते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सेशन। इसमें जो बजट सेशन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है और यह सबसे लंबा चलने वाला सेशन होता है बजट सेशन। कौन सा? बजट सेशन। दूसरा होता है ये बजट सेशन फरवरी मार्च में होता है। उसके बाद मानसून सेशन आता है जो जुलाई अगस्त में होता है, और उसके बाद शीतकालीन सत्र आता है जो दिसंबर जनवरी में होता है, और सबसे छोटा सेशन होता है शीतकालीन जो सत्र होता है। आप जानते हो कि जो संसद का जो सत्र है उसको बुलाने की, उसको समाप्त करने की, लोकसभा को भंग करने की, ये सब शक्तियाँ किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। लोकसभा अध्यक्ष है वो संसद के जो सत्र है उसको न तो बुला सकता है न समाप्त कर सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता यही करता है लोकसभा अध्यक्ष, और उसको स्थगित करने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो बुलाने का और समाप्त करने का काम राष्ट्रपति करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मानसून सत्र है वो 21 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। कुल 32 दिन का होगा, जिसमें 18 बैठकें होंगी, 15 से ज़्यादा बिल पेश होंगे और उन बिलों में 8 बिल नए पेश होंगे केंद्र सरकार द्वारा। अब विश्व स्तर की जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। आपको पता है हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और इस बार भी विश्व स्तर पर है वो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। मुख्य रूप से इस पर क्या होता है, इस दिन जनसंख्या नियंत्रण पर वैश्विक फोकस होता है। जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उस पर वैश्विक फोकस यानी पूरे विश्व का फोकस होता है कि हम इस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें।
आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश पहले चाइना था, जिसको अब क्रॉस करके इंडिया है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो इस जो 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था, इसकी थीम थी जनसंख्या और पर्यावरण संतुलन। जनसंख्या दिवस है तो मुख्य रूप से जनसंख्या की तो बात होनी है, साथ में हम उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण संतुलन यानी हमें पर्यावरण भी संतुलित करना है। तो जनसंख्या और पर्यावरण संतुलन इस वर्ष की जो जनसंख्या दिवस की थीम है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मुख्य बातें हो गई हमारी जो देश प्रदेश और विश्व स्तर की। अब बात करते हैं हम वर्ड ऑफ द टुडे। आज का जो वर्ड क्या है, तो आज का हमारा वर्ड है हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा क्या होती है, तो आज हम इस वर्ड के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम इनके मीनिंग की बात करते हैं, क्या अर्थ होता है ग्रीन एनर्जी का। हरित ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। यानी हरित ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी है वो कैसी ऊर्जा होती है भाई, पहली बात तो ये प्राकृतिक होती है, यानी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। ग्रीन एनर्जी किसको कहते हैं, जो एक तो नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं उनसे प्राप्त होती है, और एक ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, तो वो ऊर्जा ग्रीन एनर्जी या हरित ऊर्जा की श्रेणी में आएगी। जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा है तो हमें सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, तो यह हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो रही है और नए ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करती है। पवन ऊर्जा है तो यह भी हमें वायु से प्राप्त होती है, जो एक नेचुरल जो सोर्स है, और इनसे भी कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जल ऊर्जा है, यानी जो प्राकृतिक जो स्रोत है उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो हरित ऊर्जा कहलाई जाएगी। क्यों महत्वपूर्ण है हरित ऊर्जा भाई, इस वर्ड की अपन बात कर रहे हैं, तो आज के समय में ये ग्रीन एनर्जी क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत ने कोप 26 सम्मेलन में 2070 तक नेट जीरो इमिशंस का लक्ष्य रखा है। भारत ने, किसने रखा है, भारत ने। कौन से सम्मेलन में, कोप सम्मेलन में। 2070 तक टारगेट वर्ष क्या है, 2070 है, और 2070 तक नेट जीरो इमिशंस का लक्ष्य। नेट जीरो इमिशंस यानी कार्बन उत्सर्जन, यानी भारत ये चाहता है हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कि 2070 का जो लक्ष्य वर्ष है उस तक हमें जो नेट जीरो यानी कुल शून्य जो कार्बन उत्सर्जन है वो करना है। जितना भी आप देखते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कार्बन की अधिकता से हो रही है, तो उस कार्बन को कम करने का टारगेट रखा है, और कम करते करते उसको एकदम जीरो कर देना है। कब तक, 2070 तक। तो ये भारत का लक्ष्य है, जो कोप 26 जो सम्मेलन है उसमें उन्होंने रखा था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भारत का जो नेट जीरो जो शून्य जो कार्बन उत्सर्जनता का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है, किस वर्ष तक रखा है, तो 2070 तक रखा है, और किस सम्मेलन में रखा है, कोप 26 में रखा है। हरित ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रही है। कौन, हरित ऊर्जा भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अहम भूमिका कौन निभा रही है, हरित ऊर्जा निभा रही है। हाल ही में भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने कौन से मिशन की घोषणा की है, हरित हाइड्रोजन मिशन। हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाल ही में भारत ने कौन से मिशन की घोषणा की है, हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। करंट अफेयर्स से इस वर्ड का क्या संबंध है कि जुलाई 2025 में भारत सरकार ने गुजरात और राजस्थान में 50 गीगावाट का हरित ऊर्जा कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। कब की है, जुलाई 2025। अभी हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात और राजस्थान, आप जानते हो कि गुजरात और राजस्थान यहाँ पर सौर ऊर्जा का अच्छा सोर्स है, अच्छा भंडार है। तो यहाँ पर 50 गीगावाट, कितने गीगावाट, 50 गीगावाट का हरित ऊर्जा कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। तो आपको दोनों स्टेट ध्यान में रखने हैं, गुजरात और राजस्थान में 50 गीगावाट का हरित ऊर्जा कॉरिडोर विकसित। 50 गीगावाट का क्या करेंगे,
सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा स्पेशली डिवाइडेशन नहीं है, हरित ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी है वो। अब उसमें सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, जल ऊर्जा भी है, सारी ऊर्जाएं हैं। तो 50 गीगावाट का जो हरित ऊर्जा कॉरिडोर है वो भारत सरकार ने गुजरात और राजस्थान में विकसित करने की घोषणा की है जुलाई 2025 में। भारत है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बन गया है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। यानी भारत का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देशों की श्रेणी में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? यानी जो ऊर्जा है वो समाप्त नहीं होने वाली। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि सौर ऊर्जा है तो सूर्य की किरणों से मिलने वाली है। तो जब तक सूर्य है तब तक ही तो ये दुनिया रहेगी और तब तक इस ऊर्जा का कोई अंत नहीं होगा। और ये नवीकरणीय यानी नवीन होती रहती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है वो भारत है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत का भविष्य हरित ऊर्जा पर आधारित है। भारत का भविष्य हरित ऊर्जा पर आधारित है। जो ये समाप्य जो ऊर्जा के सोर्स है वो तो आपको पता है, जैसे डीजल पेट्रोल है, तो ये तो ख़त्म होने वाले हैं। जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आज देख रहे हो कि हमारी जो सरकारें हैं वो ज़्यादा हरित ऊर्जा पर फोकस कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में भारत का भविष्य यही है। तो आज देखोगे कि बहुत सारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, पवन ऊर्जा से रिलेटेड है। इनका टारगेट भी 2070 तक, 2030 तक अलग अलग टारगेट बना रखे हैं, उसके हिसाब से काम कर रही है। हरित ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन घटता है। हरित ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन घटता है। भाई हरित ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन घटता है तभी तो 2070 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है नेट जीरो का, कि नेट जो जीरो यानी नेट यानी शुद्ध एकदम जीरो कर देना है कार्बन उत्सर्जन को हरित ऊर्जा से। तो आप जान ही सकते हो कि भारत का भविष्य तो फिर हरित ऊर्जा पर ही है, तभी ये हमारा जो 2070 वाला टारगेट है वो पूरा होगा। सोलर पार्क योजना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम इसके अंतर्गत आते हैं। सोलर पार्क योजना चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभी जो हाल ही में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है, ये सब इस हरित ऊर्जा के अंतर्गत ही आते हैं। यानी इनसे रिलेटेड ही है सारी बातें, है ना। सोलर पार्क योजना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा संरक्षण, ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आज के हमारे ग्रीन एनर्जी जो टुडे ऑफ द वर्ल्ड था उसके बारे में। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो डेली का सेशन है, डेली करंट अफेयर्स का, वो चलता रहेगा, जिसमें देश, प्रदेश और दुनिया यानी राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों के करंट जीके की जो बात होगी। धन्यवाद।